हमारे सामने टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हिंदी में उसको ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। कि आखिर में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है ये हम पढ़ेंगे। आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो आप बोलते हैं आपको पुनः वही साउंड सुनाई पड़ता है। क्या आपने कभी देखा है, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, कभी सुना है? यही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। यानी कि जब आप कुछ बोलते हैं किसी वाल से, मेटल सीट से, क्लिफ मतलब पहाड़ की चोटी से टकराकर पुनः आपको सुनाई पड़े, यही घटना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है और हिंदी में इसको ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। जैसे अगर इसका डेफिनेशन देखें तो व्हेन ए साउंड वेव स्ट्राइक्स ए हार्ड सरफेस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड गोज बैक टू द सेम मीडियम, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब भी साउंड कहीं से भी निकलता है और किसी रिफ्लेक्टर से टकरा के पुनः उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है, यही घटना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। अब यहाँ एक हॉर्न है, यहाँ से जो साउंड वेव निकल के रिफ्लेक्टर की तरफ जाएगा उसको इंसिडेंट साउंड वेव कहेंगे। यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न होगा उसको रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और इसके बीचों बीच एक नॉर्मल लाइन को सपोज करके रखा जाता है। यह रिफ्लेक्टर है। वाल, क्लिफ या मेटल सीट या हार्ड वुड भी रिफ्लेक्टर की तरह ही काम करता है। यानी यहाँ से साउंड वेव गया, दीवार से टकराया और रिटर्न हो गया, यह पूरा घटना क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के दो लॉज हैं। जिस तरह से लाइट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू लॉज हैं, सेम उसी तरह से इसके भी हैं। पहला लॉज क्या है? इंसिडेंट साउंड वेव यानी इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल, तीनों कहाँ होंगे? एक ही पॉइंट पे होंगे। यानी कि सीधे अर्थ में हम कह सकते हैं इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन और पॉइंट ओ। पहला लॉ। दूसरा लॉ कहता है, ये अगर हम देखें ये आई, तो आई क्या है? एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें ये है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होता है। अब आई कैसे फॉर्म होता है? इंसिडेंट साउंड वेव और नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है उसको एंगल आई कहा जाएगा। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और ये नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है, इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यह दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है? आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए ये 30 है तो ये भी 30, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इंसिडेंट साउंड वेव और ये यहाँ पे रिफ्लेक्टर के बीच कितना एंगल है, यानी ये एंगल अगर पूछ दे, इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टर के बीच कितना एंगल है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो एंगल x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। अब 90 माइनस 30 क्यों? क्योंकि नॉर्मल को हमेशा परपेंडिकुलर रखा जाता है। नॉर्मल हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री के साथ रहता है। तो 30 इधर एंगल अगर कट जा रहा है तो ये निकालने के लिए हम कितना से माइनस करेंगे? 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री होगा। यानी रिफ्लेक्टर और इंसिडेंट साउंड वेव के बीच का एंगल 60, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो सबको जोड़ दीजिए। तो टोटल अगर जोड़ने के बाद 180 आ जाता है तो समझिए कि लीनियर पेयर से यह मैथमेटिकली वेरीफाइड है। जोड़ते हैं तो 60 और 30 यानी 60 और 30 90, 90 और 30 120, 120 और 60 180, यानी यह वेरीफाइड है। यानी कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आप जान गए। बस ये आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि एंगल आई और आर सेकेंड लॉ में इक्वल माना गया है, कहा जाता है, होता भी है, तो क्यों होता है? इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।